चुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है और पहले लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। नई दिल्ली से परवेश वर्मा को टिकट दिया गया है। आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। जंगपुरा से तरविंदर सिंह को टिकट दिया है और क्योंकि इस बार जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हैं मैदान में, तो उनके खिलाफ चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है तरविंदर सिंह को। और देखिए किस तरीके से काफी आप कह सकते हैं कि एक समय के बाद, काफी मंथन के बाद, विचार विमर्श के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह लिस्ट जारी की गई। आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले ही सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया था, अपनी लिस्ट जारी कर दी थी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लिस्ट जारी की गई और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी ये पहले लिस्ट 29 नामों की जारी कर दी है। जरा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षय जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, 29 नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन काफी विचार विमर्श के बाद, मंथन के बाद ये लिस्ट सामने आई है बीजेपी की और कई कयास भी लगाए जा रहे थे कि आखिर इतना समय भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलने में क्यों ले रही है। अब जरा बताएं, जो ये लिस्ट है इसमें कौन कौन से समीकरण, कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखकर कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया है? देखिए प्रीति, सबसे महत्वपूर्ण रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। ये माना जा रहा था कि जल्द ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, लेकिन समीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते और क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष इस बार बीजेपी ये मान के चल रही है कि दिल्ली में हो सकता है, इसलिए तमाम उम्मीदवारों को चुना गया है। 29 उम्मीदवार की घोषणा हुई है, जिसमें कि अगर आप देखें तो जातिगत समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि बड़े चेहरों के सामने बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। परवेश साहब सिंह वर्मा जिस तरह से लगातार वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक हो रहे थे, उनको नई दिल्ली से बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। इसके अलावा आतिशी के खिलाफ अलकालंबा कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, वहाँ से रमेश बिधूड़ी जो पूर्व सांसद रहे हैं पश्चिमी दिल्ली से, उनको चुनावी मैदान में उतारा है और जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि उनको मौका दिया जा सकता है। हालांकि विवादों में रहे हैं, लेकिन एक कद्दावर चेहरा है, बड़े चेहरा है, इसलिए उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से आए हुए पूर्व मंत्रियों को भी टिकट दिया है, जिसमें कि कैलाश गहलोत का नाम शामिल है। बिजवासन से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के पास वहां पर उम्मीदवारों की एक बड़ी फौज थी, लेकिन कैलाश गहलोत पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, बिजवासन से वो चुनाव लड़ेंगे। और साफ तौर पर है कि वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा कर दी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पुराने चेहरों को बीजेपी, जिसमें कि सतीश उपाध्याय का नाम है, वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा दुष्यंत कुमार गौतम को करोल बाग से उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी में महासचिव हैं और प्रभारी हैं उत्तराखंड के, आप उनको चुनावी मैदान में लड़ते हुए देखेंगे। साफ तौर पर है कि परविंदर सिंह जो सरदार हैं वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जंगपुरा से चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जातिगत समीकरण को भी ध्यान दिया है और साफ तौर पर है कि यहाँ पर न सिर्फ जाट को उम्मीदवार बनाया गया है, बल्कि पंडित भी हैं, गुप्ता भी हैं, वैश्य भी हैं और इसके अलावा जाट समुदाय को भी इसमें भागीदारी दी गई है। एससी समुदाय को भी इसमें रखा गया है, जैसे कि करोल बाग से मैंने जिक्र किया, दुष्यंत कुमार गौतम एक बड़ा चेहरा है और चुनावी मैदान में वो बीजेपी ने उनको उतार दिया है। 29 नामों में अगर गौर करें तो अधिकतर आप चेहरों पर आएंगे, चाहे राजकुमार आनंद की बात हो, आम आदमी पार्टी से आए थे, वो पूर्व मंत्री रहे हैं। कैलाश गहलोत पूर्व मंत्री रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस नेता हुआ करते थे, बीजेपी में आए और बीजेपी में जाने के बाद फिर कांग्रेस गए, वापस फिर बीजेपी में आए, उनको गांधीनगर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। साफ तौर पर है कि बीजेपी ने इस बार समीकरण को साधने की हर मुमकिन कवायद की है और ये माना जा रहा है कि पूरा रिफ्लेक्शन आपको इस लिस्ट से देख सकता है। विजेंद्र गुप्ता की बात करें तो रोहिणी से चुनाव मैदान में हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा जैसा मैंने जिक्र किया, सतीश उपाध्याय बीजेपी दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और एक कद्दावर चेहरा है, एनडीएमसी में चेयरमैन भी रहे हैं, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कह सकते हैं कि इस लिस्ट में युवा चेहरों के साथ साथ जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जो तमाम बड़े नाम हैं उनको मौका दिया गया है, ताकि बीजेपी इस बार कोई चूक करना नहीं चाहती, क्योंकि 1998 से बीजेपी सत्ता से बाहर है दिल्ली की
और इस बार का जो चुनावी समीकरण है उसको साधने के लिए हर मुमकिन कवायद की गई है। 29 नामों में फिलहाल बड़े नाम शामिल हैं। अब जो 41 और जो लिस्ट होगी वो कितने दिन में बीजेपी जारी करती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही उन उम्मीदवारों की भी लिस्ट जारी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है, इसके अलावा नई दिल्ली सीट की बात की, वहां पर भी अरविंद केजरीवाल के इधर एक तरफ हम देखें संदीप दीक्षित नजर आते हैं, दूसरी तरफ हम देखें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रमेश वर्मा को टिकट दिया गया है। तो कुछ ऐसी सीटें जहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। फाइट टफ होगी लेकिन इंटरेस्टिंग होगी। वैसे अगर हम बात पटपड़गंज की करें तो वहां पर क्योंकि पहले हमने देखा वहां पर पहले मनीष सिसोदिया पिछली बार वहां से विधायक बने, इस बार वो जंगपुरा चले गए हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने उसी कैंडिडेट पर भरोसा जताया है जिन्होंने टफ फाइट दी थी मनीष सिसोदिया को। तो कुल मिलाकर एक एक सीट पर यह नजर आता है कि किस तरीके से विचार विमर्श के बाद कैंडिडेट को उतारा गया है। लेकिन अगर मैं महिला फैक्टर की बात करूं अक्षय, क्योंकि महिला फैक्टर को लेकर आधी आबादी की बात करें, नारी सशक्तिकरण की बात करें, हर जगह ये मुद्दा जोर शोर से उठाया जाता है। तो क्या इस लिस्ट में, क्योंकि एक नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन क्या इसमें आपको लगता है कि उतनी जगह नहीं मिली महिलाओं को, या फिर जो आगे अभी आएगी 41 कैंडिडेट्स की लिस्ट उसमें शायद महिलाओं को जगह मिले? बिल्कुल मिलेगी। और क्योंकि लगातार बीजेपी ये कवायद करती रही है कि महिलाओं को ज़्यादा भागीदारी देनी है, तो आप अगली लिस्ट में ज़रूर देखेंगे कि महिलाओं का नाम है। हालांकि रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में ज़रूर उतारा गया है, जो कि शालीमार बाग से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी अगर फिलहाल देखा जाए तो बड़े नामों पर फोकस किया गया है और वो चेहरों पर फोकस किया गया है जो चुनावी मैदान में जीत हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी से आए हुए नेता, चाहे राजकुमार आनंद हो, पूर्व मंत्री रहे हैं, इसके अलावा कैलाश गहलोत हो, पूर्व मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए, और वो बेसिकली जो चुनावी मैदान में लड़ते हैं वो उनका नजफगढ़ क्षेत्र है, लेकिन उनको बिजवासन से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बिजवासन क्षेत्र ऐसा रहा है जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ हुआ करता था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की पिछले 2 चुनाव में। अब वहां से कैलाश गहलोत को चुनावी मैदान में उतारना, इसका मतलब साफ तौर पर है कि वो सीट किसी भी हालत में बीजेपी जीतना चाहती है। इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया कि अब मनीष सिसोदिया के सामने परमिंदर सिंह जो सरदार हैं उनको चुनावी मैदान में उतारना, परवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि लगातार कवायद करते रहे हैं कि उनको यहाँ से जीत हासिल की जा सके, वो दावे करते रहे हैं कि केजरीवाल को हराएंगे। त्रिकोणीय संघर्ष में नई दिल्ली की सीट फंसी है, और एक सबसे बड़ी बात ये रही है कि पिछला चुनाव जो अरविंद केजरीवाल जीते थे वो सिर्फ 8,000 का जो अंतर था। साफ तौर पर है कि ठीक है, तो देखिए इसे चुनावी मैदान में उतारना, क्योंकि वो पूरा उनका क्षेत्र रहा है। और जी 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 बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। और आतिशी के खिलाफ जिस तरह से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, और अलका लांबा वो आप मान के चलिए कि त्रिकोणीय संघर्ष में वो खुद सीट फंस चुकी है। साफ तौर पर है कि बीजेपी ने इस बार कवायद की है कि ऐसी सीटें जो कि उनसे छिटक गई थी, उन पर जीत हासिल नहीं हो रही थी, और कालकाजी नई दिल्ली सीट ऐसी रही है कि एक समय बीजेपी के लिए मुफीद हुआ करती थी और कांग्रेस वहां पर चुनाव बढ़िया लड़ा करती थी, लेकिन वो आम आदमी पार्टी ने उनको हासिल कर लिया था। लेकिन इस बार न सिर्फ कांग्रेस ने बल्कि बीजेपी ने भी वैसे ही समीकरण बैठाए हैं जिससे कि सीट को फंसाई जा सके और वहां से थोड़ी भी मार्जिन अगर मिले तो जीत हासिल की जा सके। और इसके लिए अगर देखा जाए तो इस लिस्ट में वो पूरा समीकरण, जैसा मैंने जिक्र किया कि क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जातिगत समीकरण, युवा के साथ साथ तमाम जो वोटर्स को अपने पायदान में लाने की कोशिश में बीजेपी कामयाब होती हुई दिख रही है। हालांकि अब चुनाव की घोषणा कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह की जा सकती है, उससे पहले ये बीजेपी की लिस्ट आना, ये माना जा रहा है कि जल्द ही दूसरी लिस्ट भी अपनी बीजेपी जल्द ही जारी कर सकती है। लेकिन 29 नामों में अगर आप देखें तो बीजेपी ने टफ फाइट देने की कोशिश आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को दी है, और यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी मानती है कि आम आदमी पार्टी से है, कांग्रेस की गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष की तरफ से कई दफा यह आरोप लगाया जाता है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आप जरा ये बताएं, क्योंकि जो लिस्ट है क्या इसमें कोई मुस्लिम चेहरा क्योंकि नजर नहीं आता है, तो ऐसे में जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते हैं, नेक्स्ट लिस्ट में ऐसा हो सकता है कि क्या कोई मुस्लिम चेहरा हो, बड़ा दिग्गज चेहरा जिसको भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारे?
देखिए, बहुत मुस्लिम उम्मीदवार करार में हैं जिनको कि वो टिकट चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बीजेपी से चुनाव लड़े। खास करके हर्ष मल्होत्रा से जो करीबी रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके करीबी जो रहे हैं, खास करके पूर्वी दिल्ली से, वो चाहते हैं कि चुनावी मैदान में उतारने का मौका मिले। लेकिन बीजेपी ने इस बार तय किया है कि वो समीकरण को ध्यान में रखेगी। वो ये नहीं देखेगी कि हिंदू मुस्लिम या किसी चीज़ पर जाना है, बल्कि वो समीकरण को ध्यान में रखना है। जातिगत समीकरण में अगर फिट बैठता है तो भी उसको टिकट मिलेगा। और क्योंकि ये पूरी मॉनिटरिंग इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नेतृत्व में चल रही है, इसीलिए जो चेहरे आपको चुनावी मैदान में उतारे हुए दिखते हैं, उसमें बीजेपी के जो पुख्ता नेता, जो बड़े नेता रहे हैं, उनको मौका दिया गया है। और इसके अलावा जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी मानती है, उनको मौका दिया है। आशीष सूद का आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल मान सकते हैं। दिल्ली बीजेपी में लगातार वो सक्रिय रहे हैं हर मोर्चे पर, और उनको भी चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। जैसा मैंने अक्षय आपकी बात पूरी करेगा, आगे मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम की तरफ से भी रिएक्शन आया, जो लिस्ट जारी की गई है उनको भी क्योंकि कैंडिडेट बनाया गया, उनका क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे इस लायक समझती है कि मैं उनके जो लक्ष्य है दिल्ली की सेवा का, उसको मैं पूरा कर सकता हूं। और मुझे लगता है कि जनता का आज झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, क्योंकि रिजर्व सीट है। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं, और उसमें अनेकों ने कदम भी उठाए गए हैं। और वहीं डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान और उसको सम्मान, डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान जो दिया है, दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। गौतम को आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करोल बाग से उनको अपना कैंडिडेट बनाया गया है। और जाहिर सी बात है, वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, जिस तरीके से वो कहते हैं कि हर वर्ग को, सबको साथ लेकर आगे चलना है, उसको पूरा करना है। अक्षय, एक बार फिर से आप ही के पास आते हुए, क्योंकि आप देखिए दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि जब बात मुद्दों की होती है तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ सीधा सीधा आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आक्रामक नजर आती है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम स्टेटमेंट उठा लें या फिर हम खुद आम आदमी पार्टी को ही देख लें, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में आपदा आम आदमी पार्टी की वजह से आ गई है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल उनको लेकर निशाना साधते हैं, बताते हैं कि हमने एजुकेशन सिस्टम में ये काम किया है, हमने हेल्थ सेक्टर में ये काम किया है, हमने इतने क्लासरूम बना दिए हैं, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज़ खड़ी कर दी हैं, और इसीलिए बीजेपी डरी हुई है। अब इन तमाम मुद्दों के बीच जाहिर सी बात है ऐसे कैंडिडेट्स चुनना जो कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी को दें, क्योंकि इस बार हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने अपने जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स थे उनको बदला है, नए चेहरों को जगह दी है। देखिए, काफ़ी फेरबदल आम आदमी पार्टी ने किया था और उसकी वजह यही रही कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा रही है। चाहे वो नजफगढ़ की बात करें, बिजवासन की बात करें, पालम एरिया की बात करें, ये सभी विधायक बदले गए। तिमारपुर की बात करें, तिमारपुर से दिलीप पांडे लगातार 2 बार से जीत रहे थे, लेकिन उनको बदला गया। कई ऐसी सीटें रही हैं जिसमें कि आम आदमी पार्टी ने बदलाव किया, उसके पीछे एंटी इनकम्बेंसी बताई गई। इसका मतलब कि आतिशी और अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से उनके खिलाफ है। और ऐसे में बीजेपी का आक्रामक होना, अभी कुछ देर पहले जिस तरह से पानी को लेकर के दोनों पार्टियां भिड़ी आपस में कि 10-10 लाख तक जो है पानी के बिल आ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल अब कह रहे हैं कि अगली बार आएंगे तो हम बिजली बिल माफ़ करेंगे और पानी के बिल माफ़ करेंगे। अब साफ तौर पर है कि अगर 10 लाख किसी का पानी का बिल आता है, निश्चित रूप से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा, न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर बीजेपी आक्रामक है और कांग्रेस भी आक्रामक है, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कितना ज़्यादा डैमेज करती है आम आदमी पार्टी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना जा रहा है। और बीजेपी इस पर पूरी नज़र बनाई हुई है। जिस तरह से अजय माकन का कुछ देर पहले आपने बयान देखा होगा कि उनका